हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सीसी चौहान मेंशन में प्रथा की नींद में ये कहने पर कि खड़ूस आ गया और उसने सोने नहीं देगा। चिराग उसके सिर को धीरे धीरे चलाते हुए, तुम्हारा खड़ूस आ चुका है, ये कहकर चिराग प्रथा के हाथ से फंडा लेकर पीछे बने ढेर सारे टॉय कपबोर्ड में टॉयज के बीच में रख देता है। उसके बाद चिराग झुककर प्रथा को अपनी गोद में उठा लेता है। जब प्रथा की नींद टूट जाती है और वो अपनी आंखें मलते हुए चिराग की तरफ देखती है, जहाँ चिराग सामने की तरफ देखते हुए ग्रीन हाउस से बाहर जा रहा था। प्रथा चिराग को देखकर हैरानी से बोली, आप आ गए? नो प्रथा, तुम अभी नींद में हो, सो जाओ, जैसे ही मॉर्निंग होगी तुम सपने से बाहर आ जाओगे, चिराग ने चलते हुए कहा। यह सुनकर प्रथा अपने हाथ पर चिमटी काटती है तो उसे दर्द होता है और वो चिराग की तरफ देखते हुए नहीं में सिर हिलाकर कहती है, आप आ गए हो? आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जिसे सुन चिराग एक नज़र सिर झुकाकर प्रथा को देखने के बाद फिर से चलते हुए बोला, शून्य। चिराग के बाद प्रथा सिर घुमा कर घड़ी की तरफ देखती है और चिराग की तरफ देखते हुए कहती है, ऑलरेडी सुबह के 4:30 बज चुके हैं। सो व्हाट, मैं अभी घर आया हूँ। सो आई वांट टू हग यू एंड स्लीप। चिराग ने स्टेयर्स चढ़ते हुए कहा। ये देखकर प्रथा आंखें बड़ी करके बोली, सर आर यू इन गुड मूड? यस आई एम इन ए गुड मूड। तुम्हें लगता है मैं बुरे मूड में हूँ? चिराग ने प्रथा को अपने कमरे में ला बिस्तर पर बैठाते हुए कहा। जिसे देखकर प्रथा अपना सिर नहीं में हिला देती है तो चिराग अपने शर्ट के बाकी बटन को खोलते हुए वार्डरोब के पास चला जाता है और अपने शर्ट को लॉन्ड्री बैग में डालकर ढीला से ब्लैक वेस्ट और नीचे लोअर पहनकर आ जाता है। प्रथा टकटकी लगाकर चिराग को देख रही थी। वहीं चिराग बिना किसी भाव के वॉशरूम में चला जाता। चिराग के जाने के बाद प्रथा आलथी पालथी मार कर बैठते हुए खुद से बोली, आखिर मेरे हूबी को हुआ क्या है? क्या राजस्थान में पापा जी ने उन्हें डांटा है या फिर कुछ और? तुम्हारे पापा जी ने पोते की डिमांड की और वो तो तभी आएगा ना जब हम दोनों करीब आएंगे। चिराग ने आते हुए चिराग के बाद सुन प्रथा बड़ी बड़ी आंखें से उसकी तरफ देखते हुए बोली, पोता मीन्स ग्रैंड चाइल्ड? यश प्रथा, दे वांट ग्रैंड चिल्ड्रेन। चिराग ने बिस्तर की तरफ आते हुए कहा। जिसे देखकर प्रथा जल्दी से बिस्तर से उतरते हुए, नो नो, मैं बेवकूफ़ दिखती हूँ लेकिन हूँ नहीं, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। मुझे नहीं चाहिए बच्चे। चिराग प्रथा के बाद पर उसे बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए, वी आर अबाउट टू स्लीप, आई डोंट वांट टू स्लीप विथ यू। प्रथा ने जाते हुए कहा। जिसे देखकर चिराग अपने लोअर के दोनों पैंट में हाथ डाले बिना किसी भाव के बोला, प्रथा आई विल नॉट हेल्प यू, यू आर डूइंग रॉन्ग। मैंने तो आपसे नहीं कहा, आप मुझे पूरी 10 साल बड़े हो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होती है और आप मुझे धमकी दे रहे हो, ये गलत बात है। प्रथा ने रुक कर शिकायती बच्चों की तरह कहा। ये सुनकर चिराग बिस्तर पर जाते हुए बोला, आई एम काउंटिंग टू 3, आकर मेरे बगल में सो जाए। इतना कहकर चिराग सीधा लेट जाता है और अपने हाथ को उल्टा अपने माथे पर रख कर कहता है, 1। प्रथा चिराग के सीरियस मुख को देखकर तुरंत आकर उसके साथ बिस्तर पर लेट जाती है और ब्लैंकेट खींचकर ओढ़ लेती है। जिसे देखकर चिराग हल्का सा मुस्कुराकर उसके माथे पर थपथपा कर कहता है, गुड गर्ल। प्रथा चिराग की बात का कोई जवाब नहीं देती, जिस पर चिराग पीछे से उसे अपनी बाहों में भर धीरे धीरे उसके सिर को सहलाते हुए आंखें बंद कर लेता। प्रथा, जिसने ऑलरेडी डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी, धीरे से सिर घुमाकर चिराग की तरफ देखते और उसके चेहरे को देखते हुए मन में कहती है, खड़ूस तो है लेकिन अच्छा खड़ूस है। वहीं चिराग आंखें बंद करके बोला, स्टॉप टू लुकिंग एट मी डैट वे। प्रथा, पूरी जिंदगी है मुझे देखने के लिए। चिराग की बात सुन प्रथा जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और चिराग उसे गले लगाकर सो जाता है। रात का वक्त असम भैरवी हवेली में जहां धूम मची हुई थी, हर तरफ पॉलिटिक्स से जुड़े लोग आए हुए थे और उनके बॉडीगार्ड्स के साथ कुछ नाचने वालियों को बुलाया गया था। वहां पर भैरवी सारंग, रवि शुक्ला और कुछ लोग और थे जो कि उसके जश्न में शामिल हुए थे। भैरवी अकेले अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके आसपास जो कुर्सियां लगी थी उसमें से उसके लोग बैठे हुए थे। विनाशक, जो कि भैरवी का खास आदमी था, भैरवी के पीछे खड़ा हुआ था। रवि शुक्ला नाचने वालियों की तरफ देखकर भैरवी से बोले, आपके जश्न मनाने का अंदाज ही अलग है भैरवी साहब। भैरवी और रवि की बात सुनकर सिगरेट का कस लेते हुए शैतानी मुस्कान लिए बोले, चौधरी आया कि नहीं आया गए? भैरवी साहब आप बुलाए और हम चले आए, एक 55 साल के आदमी ने ऊपर आते हुए। जिसे देखकर भैरवी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए, तशरीफ रखो। वो आदमी भैरवी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए रवि के सामने पैर पर पैर रख कर बैठ जाता है। उसका और औरा और अहूदा बहुत ऊपर था। जिसे देखते हुए रवि शुक्ला बोले, सीएम साहब लग नहीं रहा था पाओगे। रवि शुक्ला के बाद पर वो आदमी सिगरेट के कस लेते हुए, क्योंकि भैरवी साहब के खास आदमी नहीं, आज जो कुछ भी है भैरवी जी के कारण है। जिसे सुनकर भैरवी विनाशक की तरफ देखते शुरू करवाओ, हमारे नादान बच्चों के आ रहे होंगे। भैरवी की बात सुन रवि उसकी तरफ देखते हुए बोले, कोई मेहमान आ रहे हैं? भैरवी साहब मेरे भैया के पोते आ रहे हैं, मृत्युंजय सारंग, भैरवी ने अजीब सी टोन में कहा। जिसे सुनकर सीएम
भैरवी की तरफ देखते हुए अपने बताया क्यों नहीं, मैं यहाँ आता ही नहीं, बुर्बक दिमाग की ऐसी की तैसी कर देता है वो आदमी। भैरवी सीएम की बात सुनकर बोले, क्यों तुम डर रहे हो? हम भला उस बच्चे से क्यों डरे, हमको तो उसका शक्ल नहीं पसंद। सीएम ने भैरवी की बात पर कहा। जब विनाशक भैरवी से बोला, मालिक वो लोग आ चुके हैं। भैरवी विनाशक के बाद अपना सिर हिलाते हुए नाचने वालियों से बोला, शुरू करो। आरे प्रीतम प्यारे बंदूक में ना तो गोली मारे, आरे प्रीतम प्यारे बंदूक में ना तो गोली मारे, आरे प्रीतम प्यारे शब आग तो मेरे चोली मेरे, जरा हुक्का उठ जरा चीलम जलाए। जश्न हवेली के अंदर बने गार्डन में हो रहा था। शोभित मृत्युंजय के साथ अंदर आते हुए एक नज़र उन लोगों पर डालने के बाद बोला, कितने रद्दी लोग हैं ये। मृत्युंजय अपने सामने बैठे भैरवी को घूरते हुए अपने कदम बढ़ाते हुए शोभित से बोला, इग्नोर करो। पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूँ तो हंगामा हो। पल्लू के नीचे दबा के रखा है, उठा दूँ तो हंगामा हो। मृत्युंजय भैरवी के सामने आकर एक नज़र सीएम को घूरने के बाद अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इस वक्त बुलाने की वजह। भैरवी मृत्युंजय की बात पर चल रहा आवाज़ में बोले, अरे बैठो तो देखो, तुम्हारे लिए कितना अच्छा जश्न का माहौल बनाया है मैंने। नंगी नाच देखने का शौक मुझे नहीं है, आप देख सकते हो। जो काम है उस बारे में बात करो तो क्या। नाचने वाली को उसकी तरफ इशारा करता है तो वो लड़की मृत्युंजय के पास आ जाती है और कहती है, यौवन से अपने दुपट्टा गिरा दो तो कौले कावरों की चेहरा खिले, है मैं आँख मारूँ तो नोटों के बारूद से लख जो हिला दूँ तो जिला हिले, बेहतर होगा बेहतर होगा। मृत्युंजय ने बिना किसी भाव के कहा, जिसे सुनकर भैरवी उसके पीछे खड़े शोभित की तरफ देखकर बोला, तुम जिंदा बच गए? मौत तो तब होती है ना जब भगवान चाहे, शैतान के चाहने से क्या होता है, शोभित ने जवाब दिया। जिसे सुनकर रवि शुक्ला बोले, खरे खरे पैरों का दर्द क्यों दे रहे हो, चलो बैठकर उन्हें आराम दो, बच्चे थोड़ा सा जश्न का लुत्फ उठाएंगे, फिर बात करते हैं। उसके बाद सुनकर मृत्युंजय सोफे पर बैठ जाता है और शोभित उसके बगल में खड़ा हो जाता है। मृत्युंजय बिना किसी भाव को बैठ आग को देख रहा था। वहीं भैरवी एक नज़र मृत्युंजय को देखने के आखिर में बोर होकर उस लड़की को खुद से दूर धक्का दे देता है तो वो लड़की मृत्युंजय को देखकर तिरछी मुस्कान के साथ कहती। डांस खत्म होने के बाद मृत्युंजय थोड़ा सा उठते हुए भैरवी से बोला, आप ये सब विराट को क्यों नहीं दिखाते, मुझे दिखाकर क्यों बोर कर रहे हो? मृत्युंजय की बात सुन भैरवी उसे देखते बोले, तुमने ये गलती कर दी मृत्युंजय, तुम्हें विराट को नहीं लाना चाहिए था बीच में। ये कहते हुए भैरवी शोभित की तरफ देखता है। शोभित भैरवी की नज़र को खुद पर महसूस करते हुए, अभी सिर्फ नाम आया है, ला देना बाकी है। भैरवी शोभित की बात सुनकर बोले, मेरा पोता बहुत पसंद करता है तुम्हारी बीवी को, क्योंकि उनकी खुद की औकात नहीं अपनी बीवी को पालने की, इसलिए दूसरी की बीवी पर लाइन मारते हैं। जेनरेटिक है, कुछ नया बताइए, शोभित ने जवाब दिया। जिसे सुनकर भैरवी गुस्से से शोभित की तरफ देखते हैं तो विनाशक उनके कंधे पर हाथ रखकर सीएम की तरफ देखते हैं। सीएम चौधरी विनाशक की नज़र को खुद पर महसूस कर मृत्युंजय से बोले, भैरवी साहब ने बताया उस ज़मीन के बारे में, लेकिन वो ज़मीन गवर्नमेंट की है। फाइन, तो कोर्ट में मिलते हैं, आप अपने सबूत लेकर आइए, मैं अपने सबूत लेकर आऊँगा, ज़्यादा बहस करना मुझे नहीं पसंद। मृत्युंजय ने सीधा से जवाब दिया। ये सुनकर चौधरी साहब मृत्युंजय के 2 मिनट देखने के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, कल मेरे पीए के अपॉइंटमेंट ले लो, हम ऑफिस में एक बात करते हैं। मृत्युंजय चौधरी की बात सुन अपना सिर नहीं में हिलाकर कुर्सी से खड़ा होते हुए, आप काफ़ी गर्म कर लिए कुर्सी सीएम साहब, वो अब उसे किसी नए भार की ज़रूरत है। इतना कहकर मृत्युंजय वहाँ से जाने जिसे देखकर भैरवी उसे रोकते हुए बोले, 3 दिन पहले तुम्हारे 2 फ्रेंड मर गए, ज़रा संभल कर रहो। मृत्युंजय बहुत बुरा लगा उनके बारे में सुना उनका 10 साल का बेटा भी है, बेचारा अनाथ हो गया। भैरवी के बाद मृत्युंजय कदम रुक गया और वो पलट कर भैरवी को देखते, मतलब आपको शांति अच्छी नहीं लगती? मुझे शांति पसंद है, लेकिन क्या कर सकते हैं, घास ही नहीं डालती मुझ पर, इसलिए मैंने उसे मार डाला और पता नहीं अब कहाँ गायब हो गई। भैरवी ने जवाब दिया। जिससे सुनकर मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर, रिश्ते अक्सर किसी चीज़ को करने से रोक देते हैं, लेकिन मैंने एक फैसला ले लिया है, आपका विनाश बहुत नज़दीक है। इतना कहकर मृत्युंजय एक नज़र रवि शुक्ला और सीएम चौधरी पर डालने के बाद अपने कदम हवेली से बाहर की तरफ बढ़ा देता है। भैरवी जाते हुए मृत्युंजय को देखकर विनाशक की तरफ देखता है तो विनाशक अपना सिर हिलाते वहाँ से चला जाता है। सीएम चौधरी गुस्से में जाते हुए मृत्युंजय को देख भैरवी से, इसकी ये बातें मुझे गंदी लगती है और वो ज़मीन मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मैं उसे बेचता हूँ तो वो करोड़ों में जाएगी, लेकिन ये लड़का बहुत जिद्दी है। भैरवी विनाशक की बात पर रवि की तरफ देखते हुए, तुम्हारा बेटा कहाँ है? पागल से फिरा कहीं का, जब उस लड़की को देखा है पागल हो गया और हर वक्त बंद कमरे में उसकी तस्वीरें को देखता रहता है। रवि ने जवाब, जिसे सुनकर सीएम चौधरी बोले, शुक्र है मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वरना वो भी कहते कि साला बाप का बड़ा कमीना है हमरा। सीएम चौधरी की बात पर सब लोग हंसने लगते हैं और भैरवी रवि की तरफ देखते हुए कहते हैं, बुलाओ उसे, कहो उसका शिकार दूर है, अगर वो अपने शिकार को मात देने में कामयाब हो जाता है तो उसकी रानी उसकी हो जाएगी। भैरवी के बाद पर अपना सिर हिलाते हुए, कितने दिन लटका कर रखना है मृत्युंजय सारंग को? ज़्यादा नहीं, मौत के दरवाजे तक पहुंचने तक, फिर तो उसकी लाश को कुत्ते भी नहीं खाएंगे।
भैरवी ने हंसते हुए कहा। भैरवी को हंसता हुआ देखकर वो लोग भी हंसने लगते। उन तीनों को हंस की आवाज़ उस गार्डन में दहशत फैला रही थी। इधर मृत्युंजय कार में बैठा चांद को देख रहा था। जब शोभित ड्राइवर से बोला, किसी शांत जगह पर रुको। ड्राइवर शोभित की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, सर आगे एक छोटा सा मैदान है जहाँ बच्चे खेलते हैं, क्या वहाँ रोक दूँ? शोभित अपना सिर हिला देता है तो ड्राइवर कार लाकर उस मैदान पर रोक देता है। शोभित कार से बाहर आकर मृत्युंजय के साइड दरवाज़ा खोलते हुए बोला, बाहर आओ भाई। मृत्युंजय गाड़ी से बाहर मैदान पर घूमते हुए, सुकून है यहाँ, जिसे सुनकर शोभित अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर मृत्युंजय की तरफ बढ़ा देता है तो मृत्युंजय उसके हाथ से लेकर स्मोक करने लगता है। मृत्युंजय स्मोक करते हुए शोभित की तरफ देखकर बोला, संजीव रवि शुक्ला का बेटा है। शोभित मृत्युंजय के सवाल पर अपना सिर हिला देता है, जिसे देखकर मृत्युंजय कहता है, वो हमारी हेल्प कर सकता है। शोभित मृत्युंजय की बात पर सोचते हुए, क्या एक बेटा अपने बाप के खिलाफ जाएगा? सब लड़के चित्रांक नहीं होते भाई। ये सुनकर मृत्युंजय शोभित से बोला, मैं कहता हूँ कि एक बार बात कर लेनी चाहिए, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल जाए तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। शोभित मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिला देता है और मृत्युंजय बट के नीचे फेंक अपने जूते को स्माश करते हुए आकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो लोग हवेली के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह जोधपुर राजस्थान सिंह हवेली में सब लोग घर जाने की तैयारी में लग चुके थे और राघव आरती के साथ बैग पैक करने में हेल्प कर रहा था। इधर शिवांश भी सामान पैक करने में महक की हेल्प कर रहा था और अव्यक्त बैग से सामान निकाल कर बाहर कर रहा था। शिवांश अव्यक्त की तरफ घूर कर देखता है तो अव्यक्त चुपचाप बैठ जाता है, जिसे देखकर शिवांश फिर से सामान उठाने लगता है तो अव्यक्त फिर से बैग के सामान निकालने लगता है। आखिर में शिवांश फ्रस्ट्रेट होकर अव्यक्त के पास जा उसे बिस्तर से उठाकर सोफे पर बैठाते हुए बोला, तुम यहीं पर बैठे रहना। जिसे सुनकर अव्यक्त रोते हुए बोला, ब्रो। शिवांश कपड़े फोल्ड करके बैग पर रखते हुए, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। कुछ देर बाद हमें मुंबई के लिए निकलना है और तुम बदमाशी कर रहे हो। तुम्हें मम्मी की हेल्प करनी चाहिए और तुम उनका काम बढ़ा रहे हो। शिवांश की बात पर अव्यक्त गुस्से में अपना हाथ सोफे पर मारने लगता है और जब उसे खुद दर्द होता है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। महक, जो कि बाथरूम में से अव्यक्त के रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आती है तो देखती है शिवांश अव्यक्त को घूर रहा था और अव्यक्त जानबूझकर अपना हाथ सोफे के हैंडल पर मार रहा था। जिसे देखते हुए महक अव्यक्त के पास जाकर उसे उठाकर चुप करवाते हुए शिवांश से बोली, क्या हुआ शिव, आपका भाई रो क्यों रहा है? एक नंबर का ड्रामेबाज है आंटी। मैं बैग में कपड़े फोल्ड करके रख रहा था और सारे कपड़े निकाल कर बाहर फेंक रहा था तो मैंने उसे सोफे पर बैठा दिया तो वहाँ पर अपना हाथ मार कर खुद रो रहा है। शिवांश ने मुँह बनाते हुए, जिसे सुनकर महक अव्यक्त की तरफ देखते हुए, अभी आपको भैया काम कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? अगर इस बारे में आपको डैडा को पता चला तो आपको बहुत डांटेंगे। अव्यक्त महक को बात सुनकर मुंह फुलाते हुए शिवांश की तरफ देखता है और महक को गले लगा लेता है। महक शिवांश के पीठ को एक हाथ से सारे काम करने लगती है और शिवांश उसकी हेल्प करने लगता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।